फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता पर सीरीज चल रहा है। और हड़प्पा सभ्यता के फीचर को जानने के बाद, उस सभ्यता की विशेषताओं को जानने के बाद, अब हम लोग लास्ट स्टेज में हैं अपने लेक्चर के। और आज हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो जैसा कि आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों में एक राय नहीं है। इतिहासकारों ने इसके पतन के अलग अलग कारणों को जिम्मेवार माना है। कई विद्वान हैं जो पतन के अलग अलग कारणों के बारे में बात करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भयंकर बाढ़ के कारण हुआ। जैसे मार्शल महोदय कहते हैं कि मोहनजोदारो का पतन सिंधु नदी में आए भयंकर बाढ़ के वजह से हुआ। इसी तरह ऐसा राव का मानना है कि लोथल का जो पतन हुआ वो भोगवा नदी में आए हुए बाढ़ के कारण हुआ। यानी बाढ़ को एक प्रमुख कारण माना गया है सभ्यता के पतन का। आप जानते हैं कि सभ्यता के मैक्सिमम सिटीज़ किसी न किसी नदी के किनारे थे। ऐसे भी एक कॉमन सेंस की बात है कि स्टार्टिंग में जो बस्ती, कस्बा, गांव जो उभरा वो नदी के किनारे उभरा। और नदियों का प्राचीन काल से मानव कल्चर के लिए, ह्यूमन संस्कृति के लिए इम्पोर्टेंस रहा है। लोग वहीं पर जाकर बसे जहाँ नदियाँ थी। नदियाँ के बगल में लोगों ने खेती करना शुरू किया। खेती करने के वजह से वहाँ लोग उसी के आसपास अपना घर बसाकर रहने लगे, जिससे गांव, आगे कस्बा और शहर का विकास हुआ। आज दुनिया के जितने भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, आप देखिए वो किसी न किसी नदी के किनारे हैं। अगर हमारे देश की बात करें, आप राजधानी दिल्ली को देखो, यमुना नदी के किनारे है। अब लखनऊ को देखो, यूपी की राजधानी गोमती नदी के किनारे है। अपनी बिहार की राजधानी को देखो, पटना, ये भी गंगा नदी के किनारे है। अगर आप दुनिया के देशों में जाओ तो आप लंदन को देखो, वो टेम्स नदी के किनारे है। अगर आप न्यूयॉर्क को देखो, न्यूयॉर्क भी अगर आप देखोगे तो वो भी हडसन नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। कहने का मतलब ये है कि नदियों के किनारे ही शहरों का, संस्कृतियों का, सभ्यताओं का विकास हुआ। सेम एज हड़प्पा संस्कृति का विकास भी नदी के किनारे हुआ। लेकिन नदियों में आने वाली बाढ़ के कारण, भयंकर बाढ़ के कारण क्या हुआ, इन शहरों में गाद जमा हो गया और सभ्यता का पतन हो गया। ये इतिहासकारों का मानना है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि नदियों का रास्ता बदलने की वजह से भी, नदियों के मार्ग के बदलने की वजह से भी, नदियों के फ्लोइंग डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से भी सभ्यता का पतन हुआ। जिसमें माधव स्वरूप वत्स बहुत बड़े विद्वान हुए, इन्होंने कहा कि नदियों के मार्ग बदलने की वजह से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन को भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना गया। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, आज भी देखिए तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और अभी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में है, इंडोनेशिया एक ऐसा देश जहाँ पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है दुनिया में, आप जानते हैं। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है, इंडोनेशिया 2050 तक इस राजधानी को चेंज करने जा रहा है। यानी बहुत जल्द चेंज करेगा, क्योंकि माना जाता है जकार्ता ना 2050 तक डूब जाएगा, क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है। जकार्ता के आसपास समुद्र का जो जल स्तर है, सी लेवल वो बढ़ रहा है। और वो अपनी नई राजधानी बना रहा है जिसका नाम है नुसांतारा। डेट मीन कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी भी कई शहरों का डिक्लाइन हो रहा है। शहरें डूबने के कगार में हैं। उस समय भी ऐसा था। हड़प्पा सभ्यता के कई शहर इसलिए डूब गए क्योंकि नदियों ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, या नदियों में भयंकर बाढ़ आया और शहरें इससे तबाह हो गई। जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्लाइमेट चेंज जो आज भी मैंने बताया इंडोनेशिया के लिए, या इंडिया में देखो, हवा इतनी ख़राब होती जा रही है। क्लाइमेट में जो दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। सर्दियाँ टाइम से नहीं आती है, लेट आती है। इस बार भी बिहार में देखिए काफ़ी कम दिनों पर सर्दी पड़ी, और जितने दिन पड़ी, ये तो सर्दी लेट आई लेकिन बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ी। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। हमारी जो मिट्टी है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ये सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। तो उस समय भी क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम था, और जिसके बारे में ओरलस्टेन एंड डेल्स महोदय बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जैसे कि आर कैनेडी जैसे विद्वान, जो मलेरिया महामारी को सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। इसके अलावा आर्य आक्रमण को भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना गया। कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। जिसमें आप देखोगे इम्पॉर्टेंट नाम जो है वो मार्टिमर व्हीलर महोदय का है, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्य आक्रमण को जिम्मेवार माना। इस तरह से आप कई कारणों को हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेवार मान सकते हैं। इसमें पारिस्थितिक असंतुलन, जिसको फेयर सर्विस कहते हैं, आबादी का बढ़ना, संसाधनों का घटना, जिसके बारे में जॉन मार्शल साहब बात करते हैं, विवर्तनिक हलचल, भूकंप को भी
एक पतन का कारण माना गया। और विवर्तनिक हलचल और भूकंप के बारे में डीपी अग्रवाल और घोष महोदय कहते हैं। इस तरह से किसी एक कारण को जिम्मेवार ना मानकर आपको सभ्यता के लिए कई कारणों को जिम्मेवार मानना पड़ेगा, जिसमें नंबर 1 बाढ़। तो ये तो अब एक सारे इन रायों को जानने के बाद एक हम लोग कंक्लूजन में पहुंच रहे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण फ्लड तो था। इसके अलावा नदी का रूट चेंज करना था, नदी का डायरेक्शन बदलना था। नंबर 3 हम लोग क्या देख रहे हैं कि बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल अटैक था, जिसमें आर्यन का अटैक था। और आर्यन के अटैक की वजह से, जिसके बारे में आप देखो मॉर्टिमर व्हीलर भी कह रहे हैं, जिसके बारे में गॉर्डन चाइल्ड भी कह रहे हैं, मैके भी कह रहे हैं कि हाँ भाई बाह्य आक्रमण हुआ। और हड़प्पा सभ्यता के बाद अभी आप देखोगे वैदिक सिविलाइजेशन आएगा, जिसमें आर्यन इंडिया आ जाएंगे। तो आर्य अटैक था। इसके अलावा जनसंख्या का बढ़ना, संसाधनों का घटना, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, क्लाइमेट चेंज, इन सारे कारणों को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेवार मानेंगे। तो ये हम लोगों ने एनसीईआरटी का पहला टॉपिक जो था उसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब आगे के लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री के अलावा दूसरे सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस पे भी बात करेंगे, ज्योग्राफी पे भी बात करेंगे। हिस्ट्री में जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे अपने सीरीज़ में, वो होगा वैदिक कल्चर, यानी वैदिक एज, वैदिक काल। आप जानते हैं इतिहास में वैदिक काल बड़ा इंपॉर्टेंट काल है। जैसे कि हड़प्पा को हम लोगों ने रखा है ब्रॉन्ज एज में। इससे पहले जो स्टोन एज था, दुनिया को उस समय के जो लोग थे उनको पत्थर के बारे में जानकारी थी, उनके पास पत्थर के ही हथियार थे। पत्थर से होते हुए हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम लोग कॉपर एंड ब्रॉन्ज तक आए। वैदिक कल्चर में भी ब्रॉन्ज ही है, लेकिन आगे वैदिकोत्तर काल में यानी 6th सेंचुरी BC गौतम बुद्ध और महावीर के फेज में, जिसको हम लोग वैदिकोत्तर एज कहते हैं, पोस्ट वैदिक एज कहते हैं, उसमें इंसान को लोहे का नॉलेज हो जाएगा, लोहे का ज्ञान हो जाएगा। और आप जानते हैं मगध जो बहुत ही पावरफुल महाजनपदा था, इस मगध में आप जानते हैं मगध इतना पावरफुल क्यों बना, उसके पीछे रीजन यही था कि लोहे का नॉलेज हो गया, लोहे के हथियार बनने लगे, लोहे के हलफौल बनने लगे। और उसके साथ साथ मगध में धान की पैदावार अच्छी होती थी। और मगध महाजनपद में जो उसके रूलर हुए, आगे आप देखोगे हड़यंका डायनेस्टी आएगी, जिसमें बिंबिसार है, अजातशत्रु जैसे रूलर आएंगे जो बहुत ही पावरफुल इसको बना देंगे, कई महाजनपदों को जीत कर ये मगध के साथ मिला देंगे। तो मगध पावरफुल क्यों बना, तो उसके पीछे कई रीज़न आता है कि ये गंगा और सोन नदी के संगम में बसा था, बहुत ही सुरक्षित था, नंबर 1, बहुत फर्टाइल लैंड था, धान की खेती अच्छी होती थी, पावरफुल रूलर हुए। इसके साथ साथ लोहे की खोज हो गई, धान की खेती हुई, पैदावार काफ़ी अच्छा था, हाथी थे हमारे पास। इन सब चीज़ों की वजह से मगध बहुत पावरफुल बना और इस मगध ने दूसरे महाजनपदों को अपने में मिला लिया। तो हम लोग जो नेक्स्ट अब सीरीज स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर में, उसमें हिस्ट्री में हम लोग वैदिक कल्चर की बात करेंगे। वैदिक एज को हम लोग 3 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। पहला ऋग वैदिक एज, जिसमें एक वेद आएगा, इसका नाम है ऋग वेदा। फिर हम लोग पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज, जिसमें 3 और वेद आ जाएंगे, जिनका नाम है यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। आप जानते हैं कि ऋग्वेद का ही तीसरा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र दिया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें हम लोगों को पहली बार वर्णा सिस्टम के बारे में जानकारी मिलेगी। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र जैसे वर्णों की चर्चा है। लेटर वैदिक में जो 3 वेद आ रहे हैं, अथर्ववेद, सामवेद एंड यजुर्वेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका का मेंशन है। सामवेद से संगीत, सारेगामा पा माना जाता है, इसी से आया है। यजुर्वेद यज्ञ को समर्पित है, इसमें यज्ञ और कर्मकांड की चर्चा है। तो हम लोग 3 वेद को लेटर वैदिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा 6 आरण्यक लिटरेचर है, 8 ब्राह्मण लिटरेचर, इनको पढ़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण। इसके अलावा हम लोग 13 उपनिषद पढ़ेंगे। टोटल उपनिषद 108 हैं, बट अवेलेबल अभी हमारे पास 13 हैं और इनमें कई सारे इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं। आप जानते हो इंडिया का जो एक आदर्श वाक्य है हम लोगों का, सतमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी वैदिक लिटरेचर से लिया गया है। तो लेटर वैदिक में हम लोग पढ़ेंगे 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वैदिक फेज में केवल हम लोग ऋग्वेदा पढ़ेंगे। इसके अलावा लेटर वैदिक में हम लोग पढ़ेंगे 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक एंड 13 उपनिषद। फिर हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट वैदिक एज, जिसमें 2 रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होगा। एक को करेंगे महात्मा बुद्ध, जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धा रिफॉर्म मूवमेंट, और दूसरा है जैनिज्म रिफॉर्म मूवमेंट, जिसको लेके आएंगे वर्धमान महावीर स्वामी। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आपको मिलने वाला है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में। हम लोग डिटेल में उनके लाइफ के बारे में जानेंगे।
आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो सीरीज़ को, लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल भी है फ्यूचर लीडर एकेडमी के नाम से, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो हर टॉपिक, हर सिलेबस में मिले और आप अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर करें, निकालें। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को अपने भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच।